सपनों की इस जंग में आपका स्वागत है। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित तो वो चीज़ों को देखने वाले हैं, वो चीज़ को कैप्चर करने वाले हैं जो हमेशा आपको तकलीफ देते रहता है। कुछ कुछ ऐसा भी पोर्शन होता है जो जिंदगी भर तकलीफ देता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। सुनिए यहाँ पे, जैसे आप लोग जानते हैं, एक छोटा सा बात ले लेते हैं। तो जैसे आपको पाई के बारे में बोलते हैं, तो आप जरूर जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 होता है। ऐसा जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि पाई कौन सी राशि है? पाई कहाँ, कौन सा देश से लिया गया है? नहीं, हर एक चीज को हम इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। और देखिए, आपको क्या चीज है जो तकलीफ देता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि कभी तकलीफ नहीं देता है। आपका परिधि भी तकलीफ नहीं देता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तकलीफ नहीं देता है, लेकिन अर्धवृत्त के परिधि आपको तकलीफ देता है। त्रिज्या खंड के बारे में देखने वाले हैं। दो पार्ट में होता है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। उसके बाद हम लोग वृत्तखंड के बारे में देखने वाले हैं। लघु वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। फिर हम लोग चाप की लंबाई का फार्मूला देखने वाले हैं। बस इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा चीज को मैं बताने वाला हूं, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो का स्किपे मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मेरा मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्किप ना कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। चलिए हम लोग छोटा सा पार्ट से उठाते हैं, जिसका नाम है वृत्त, क्योंकि वृत्त से ही वृत्तखंड बनता है, त्रिज्यखंड बनता है, चाप बनता है, सारा चीज इसी से बनता है, जो कि मेन हीरो देखा गया है। तो आपका यहाँ पे आ जाता है वृत्त, और वृत्त को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त। और समझते रहिएगा, एक सर्कल है बाबू, और इसमें देखा जाए तो बिना केंद्र का सर्कल होता ही नहीं है। यानी कहने के मतलब कि देखा जाए तो वृत्त में एक केंद्र जरूर होता है। अब केंद्र से समझिए। अब देखिए, इसको हम लोग जो है ना, ये जो एक चक्कर लगाया हुआ है, जो घुमा हुआ है, उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। यानी एक चीज पता चल गया कि परिधि के मतलब होता है एक चक्कर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आयत है, तो यहां से यदि आप चलना ना शुरू करते हैं, ABCD, आप यहां से चलना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगा लेते हैं, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि आयत का परिधि हो गया। यानी एक चक्कर को ही हम लोग परिधि बोलते हैं। यानी पूरी तरीका से एक चक्कर कोई किसी भी चीज को लगा लिया जाता है, तो उसको हम लोग आराम से बिल्कुल परिधि बोल सकते हैं, या परिमिति। देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि परिधि क्या हो गया। तो परिधि एक चक्कर को ही बोलते हैं। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है। देखिए, यहां से यदि देखा जाए तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस भी बोल लेते हैं, यानी R बोल लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक से सुनते रहिएगा। तो क्या यहाँ, अब उसके बाद देखिए, ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या। यानी वृत्त में हम लोग बोल सकते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती है। त्रिज्या की संख्या क्या होता है? अनगिनत होता है। आगे ध्यान दीजिए, फिर हम एक सर्कल लिए हैं, और यहाँ से सर्कल के बाद समझिए, यहाँ पे केंद्र होगा, और देखिए परिधि के एक छोर से दूसरे छोर मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से सुनिए, चापकर्ण बोलते हैं, या सॉरी जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। यानी ए वाला जो है ना, आपका जीवा का काम करेगा। किसका काम करेगा बाबू? जीवा का काम करेगा। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली, यानी परिधि के एक छोर और दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे, और ई वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चापकर्ण बोलते हैं, या चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। ठीक से समझते रहिएगा, इसको हम लोग चाप कह लेते हैं। यानी एक चीज आपको पता चल गया कि जीवा है। अब बताइए, ये भी तो जीवा होगा, एक परिधि से दूसरे परिधि को आपको मिलाएगा, तो ये भी तो जीवा है, ये भी तो जीवा है, ये भी तो जीवा है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। वृत्त में क्या होता है बाबू? तो अनगिनत जीवा होता है, लेकिन एक ऐसा जीवा होगा जो ऐसे ऐसे तो आएगा, आते हुए एक ऐसा होगा जो सबसे बड़ा जीवा जो होगा, वो होगा जो यहाँ से निकलेगा। कहने के मतलब समझते रहेगा, जो केंद्र से होकर निकलेगा। जो केंद्र से क्या होकर निकलेगा, यानी केंद्र से जो होकर गुजरेगा, वो सबसे बड़ा जीवा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा। यानी लिख सकते हैं कि जो बड़ी जीवा होगा। ठीक से समझिए, और इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक से समझिएगा, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। यानी सबसे बड़ी जीवा व्यास का काम करता है। सबसे बड़ी जीवा क्या चीज का काम करता है मेरे दोस्त? तो व्यास का काम करता है। और समझिएगा, और भी हम समझाते हैं,
आप लोग तरीका बदल के लिखते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ही केंद्र है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से भी यहाँ की दूरी को तो हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। और इसी को जीवा भी बोलते हैं, इसी को व्यास भी बोलते हैं। यानी कहने के मतलब कि सबसे बड़ी जीवा है और सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यानी ई जो है व्यास हो गया बाबू, और व्यास हो गया तो व्यास कब हुआ? जब एक आर एक और आर यानी 2 आर मिलने से व्यास बना है। यानी कह सकते हैं 2r बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2r। देखिए अभी इतना चीज के बारे में चर्चा करना बाकी है, फार्मूला, अर्धवृत्त है ना, और त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये सब चर्चा भी करना बाकी है। इत्मीनान से समझते रहिए। हम छोटी छोटी बात को कोशिश कर रहे हैं कि आप आ गए हैं तो उसको पढ़ते रहिए और उसको समझिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, नहीं तो जिंदगी भर तकलीफ में रहिएगा। मेंसुरेशन का जब भी क्वेश्चन देगा ना तो आपको लगेगा सबसे ज़्यादा मेरा मेंसुरेशन ही सताता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे। तो हम इसको व्यास बोलते हैं और पता चल गया जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना है। कई बार दिया गया है 10th का क्वेश्चन में कि व्यास जो होता है त्रिज्या का होता है। ऑप्शन में आधा देता है, बी में देता है दोगुना, तो आप दोगुना में टिक कीजिए क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। ऐसा क्यों काला दिखाई दे रहा है जी? तो व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। अच्छा एक चीज़ बताते हैं आप लोग को। तो हम बोले कि जो व्यास है बाबू, व्यास है वो 2r है, क्योंकि एक आर यहाँ पे 2 आर जुटेगा, एक आर तो 2r। तो हम पूछेंगे r बराबर बताओ, r बराबर, तो यहाँ व्यास कर लीजिएगा और r जब पूछे हैं उधर तो 2 को इधर भेज दीजिएगा, यानी 2। यानी बोल सकते हैं जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होता है मेरे दोस्त वो व्यास का आधा होता है। इस बात को लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, या आप स्टार लगा के कि लिखिएगा व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है तथा त्रिज्या व्यास का आधा होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको से हटा देते हैं। अब त्रिज्यखंड पे बात करते हैं, ध्यान देते रहिएगा। त्रिज्यखंड पे बात करते हैं। चलिए तो यहाँ से एक छोटा सा और हम टॉपिक नहीं बोल सकते, उसी का पार्ट है। जैसे हम इसको तो यहाँ से केंद्र है तो इसमें हम क्या बोले कि इसको तो आराम से बोल देते हैं, जो चक्कर लगा हुआ है इसको परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? तो परिधि बोल देते हैं। लेकिन यहाँ से ई वाला जो बीच वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया। ये एरिया कहने के मतलब आप लोग देखिएगा गांधी मैदान जैसे रहता है, तो कोई जैसे पटना की गांधी मैदान है तो गोल है, तो गोल यानी चारों तरफ से बाउंड्रिंग लगा हुआ है, तो बाउंड्रिंग जो है ना वो परिधि है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा क्रिकेट, फुटबॉल है ना, कबड्डी जो बोले सब खेलते रहते हैं। यानी ये फील्ड जो है यानी ये एरिया है, क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल में क्या होता है कि तुम खेलो, कूदो, मारो, पीटो, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये एरिया है ना। यानी क्षेत्रफल में आप कुछ भी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, जो करने का मन है कीजिए क्षेत्रफल में। हाँ परिधि पर नहीं, ऐसा देखा है कि बाउंड्रिंगवा पे घर बना है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल में आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप मेला लगा दीजिए, जो भी है ना आप कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया ये क्षेत्रफल होता है। इसका भी हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक छोटा सा पार्ट था। अब देखिए त्रिज्यखंड पे हम चर्चा करते हैं, वृत्तखंड पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ भी तो हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ कुछ न कुछ यहाँ पे कोण बनेगा, जिसका मान लेते हैं कि थीटा कोण बनता है। तो ई वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। देखिए लेकिन यहाँ से देखिए ये भी तो त्रिज्या के द्वारा बना है। अच्छा मान लेते हैं ऊपर वाला की बात करते हैं, तो ऊपर वाला की बात करते हैं, तो इससे देखिए तो ये भी तो त्रिज्या से ही बना है। अरे देखिएगा यहाँ पे कि त्रिज्या से यदि कट के बनता है तो त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्या से जो कट के बनता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये भी तो त्रिज्यखंड ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2 त्रिज्यखंड हो गया। इसको नाम ही बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे भी तो कोई थीटा ना होगा जी, यहाँ से यहाँ तो थीटा होगा। एक चीज़ आपको बता दें कि पूरा यहाँ से यहाँ यदि घूम जाता है, यहाँ से यहाँ पूरा घूम जाता है, तो थीटा जो है ना 360 डिग्री का बनता है। अगर पूरा क्या हो गया कि चारों तरफ इसका ऐसा घूम गया है, यानी मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ से अगर
ऐसा देखा जाए तो यहाँ से चारों तरफ घूम गया है तो इसको 360 डिग्री का बनता है, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त जो है 360 डिग्री पर कोई भी चीज़ पूरा मूव कर जाता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री का, तो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड की थीटा इसीलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कम होगा। मान लेते हैं कि 60 डिग्री होगा, या मान लेते हैं कि नहीं तो 90 डिग्री होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ऊपर 300 डिग्री बचेगा, क्योंकि टोटल 360 होता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो जो त्रिज्या के द्वारा कट के बनता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। और यहाँ से देखिए अब वृत्तखंड की बात करते हैं, तो त्रिज्या खंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, और इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं वृत्तखंड। क्या समझाने का प्रयास करते हैं, वृत्तखंड। ध्यान देते रहिएगा, एक ब्लैक क्यों दिखाई देता है बार बार, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोल रहे थे, अब हम ये तो त्रिज्या के बारे में चल गया, पता चल गया त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों पता चल गया। अब वृत्तखंड पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ जो यानी जीवा के द्वारा, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं बाबू, अभी बताएं, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो जीवा के द्वारा जो कट के बनता है ना उसको वृत्तखंड बोलते हैं। यानी यहाँ से इस जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, वृत्तखंड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी वृत्तखंड ही है, लेकिन बड़ा वाला वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा है, तो इसको वृत्तखंड बोलेंगे। तो इसको लघु बोलेंगे, नहीं दीर्घ बोलेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, दीर्घ वृत्तखंड। और इसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड। चलिए, यानी आपको पता चल गया कि जो जीवा के द्वारा कट के बनता है, तो जीवा से वृत्तखंड बनता है और त्रिज्या से त्रिज्यखंड बनता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को फार्मूला को देखेंगे। अब बोलेगा चाप, यहाँ पे हम नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, शायद नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चाप लिखा हुआ है, चाप की लंबाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चाप की लंबाई। तो हम इसको हम लिख कर बताएंगे। तो चाप जो होता है ना, है यही चाप है, यही क्या है, चाप। जैसे यहाँ से ये तो आप जा रहे हैं त्रिज्या है, तो त्रिज्या से त्रिज्यखंड बना, और इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। तो इसका भी फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का भी फार्मूला होता है। सबको हम बारीकी से देखेंगे धीरे धीरे। अब हम चीज़ों को मिटा रहे हैं और चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अब यहाँ से फार्मूला उतारने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ये ब्लैक ब्लैक बार बार दिखाई दे, चलिए सही हो गया, ध्यान दीजिए। तो इसको हम साफ कर लेते हैं और समझिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग एक एक करके उठाते हैं, सभी का फॉर्मूला देखते हैं और यहाँ समझिएगा। तो सबसे पहले हम वृत्त को हटा देते हैं, यानी कहने का मतलब वृत्त को बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बाबू, वृत्त है। क्या है, वृत्त। तो वृत्त है, यहाँ केंद्र होगा। तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से पहला वृत्त का क्षेत्रफल। यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे पूछ सकता है वृत्त का परिधि। तो आप कहिएगा 2 पाई आर। यहाँ तक तो तकलीफ नहीं होता क्योंकि आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, क्योंकि इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, अभी बताए परिधि बोलते हैं मेरे दोस्त। और इसको जो बोलते हैं ना, इसको जो बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये दोनों को देख लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे ये तो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है। मान लेते हैं कि यहाँ से इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से ऐसे चलते हैं। तो यदि पूछेगा, समझिएगा, यदि पूछेगा आपसे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का आधा कर देना है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देना, यानी कह देंगे कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 को पहले कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब समझिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेन जो है ना, मेन जो है अभी लिख रहे हैं, यहाँ से यही तकलीफ देता है। इसको समझिएगा, अर्ध वृत्त का परिधि, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है बच्चा को। अर्धवृत्त का परिधि जो है ना, बच्चा करता है कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त के 2 पाई आर बटा 2 कर देता है और 2 से 2 काट के बोलता है पाई आर है, जो कि 100% क्या है, गलत है। क्या है बाबू, गलत है। यहाँ पे समझिएगा क्यों गलत है, यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ समझा रहे हैं कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि
अर्ध वृत्त का परिधि, परिधि अर्धवृत्त का परिधि जो होता है, तो देखिएगा ये पूरा वृत्त का परिधि देखा गया था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा परिधि मतलब एक चक्कर जब देखा गया था तो आपका आया था 2πr आया था। बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे है 2πr, लेकिन हम अर्ध बोल रहे हैं ना, तो अर्ध के मतलब ये हुआ कि ई वाला पोर्शन नहीं रहेगा। देखिए इसका नहीं था, ये वाला नहीं था, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ जो था ना ई वाला का था, मान लेते अर्ध कर दिए, तो सबसे पहले अर्ध किए यानी आधा किए तो 2 को हटा देते क्योंकि भाग देंगे तो। लेकिन देखिए ये सिर्फ πr जो आया है यहाँ से यहाँ तक का आया है, यहाँ से यहाँ तक का πr है, क्योंकि πr था अब फिर ऊपर से चला था πr, तो 2πr आया था। लेकिन ई वाला अभी हट गया है, तो हम बोले कि परिधि की मतलब होता है एक चक्कर, एक चक्कर यानी यहाँ से जाएगा, ये तो आधे चक्कर, ये पूरा इधर भी आएगा। तो आप जानते हैं कि ई आर है और ई भी आर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी आर कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी आर कहते हैं। तो आपको आर और आर जुट न गया जी, तो 2r न हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त के परिधि जो होता है πr + 2r होता है। यानी इसको हम देखेंगे r दोनों में कॉमन है तो r कॉमन ले लेंगे, अब पाई इसमें बच जाएगा, उसमें 2 बच जाएगा, तो ई भी सही है, ई भी सही है, दोनों पे आंसर सेम आएगा। यानी अर्धवृत्त का परिधि बोलेगा तो πr + 2r या r × पाई + 2, ये आपका हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के सारा चीज हम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो उसको ठीक से ध्यान दीजिए। देखिए हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, आप लोग फार्मूला उतारते चलिएगा वीडियो को रोक रोक कर, है ना, इसमें कोई अथी नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे चलते हैं अब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले त्रिज्यखंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे केंद्र रहेगा, तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, समझिएगा ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब समझिएगा यहाँ जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यही को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं, लघु, लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, खंड, त्रिज्याखंड। तो अब समझिएगा, और यहाँ से यहाँ जो है ये भी आपको त्रिज्यखंड ही है, जिसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ, दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, समझते रहेगा, त्रिज्याखंड। अब देखिए, तो पहले हम चल लेते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए आपको बोलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए हम न लघु बोले हैं, न दीर्घ बोले हैं, न बड़ा बोले हैं, न छोटा बोले हैं, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखे। तो इसका जो होता है ना θ/360, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है θ/360 πr²। नहीं समझे, कहने के मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा कोण बना होगा। अब जितना दे दे, 60 दे दे, 90 दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, बटा 360 करना, पाई का मान आप जानते हैं और त्रिज्या आपका दिया हुआ रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे, इस पे बैठा के मान निकालेंगे। यानी इसमें आपको थीटा का मान दे देगा और त्रिज्या का मान दे देगा, बाकी आप निकाल लीजिएगा। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब सुनिए, त्रिज्यखंड में 2 होता है, पहला का नाम है लघु, क्या होता है, लघु, ठीक से सुनिएगा, लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। तो अगर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे, का क्षेत्रफल यदि पूछे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, यही आंसर। कौन आंसर, यही आंसर। हाँ, दूसरी बात, तीसरा बात में अगर पूछेगा दीर्घ, क्या पूछेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें भी हड़बड़ाना नहीं है, लघु बोले या दीर्घ बोले, ये दोनों का फार्मूला यही होता है। यानी एक चीज़ आपको ध्यान में आ गया और दिमाग में सेट कर लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु बोलो या दीर्घ बोलो होगा θ/360 πr²। यानी त्रिज्यखंड आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वृत्तखंड पे, और वृत्तखंड भी इसी तरीका से क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट करते चलिए इसको, है ना, इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए, और हम लेते हैं अब वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम लोग को लगता है यही समझा पाएंगे आपको। रुक जाइए, इसको हम साफ कर लेते हैं, समझते रहिएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड पे, है ना। तो वृत्तखंड क्या कहता है, यहाँ पे समझिए, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, और वृत्तखंड क्या बोलता है कि जो जीवा के द्वारा बनता है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ
सुनिए यहाँ से यहाँ जीवा के द्वारा बनता है, तो यही वाला हम लोग कह सकते हैं कि वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड है, जिसको हम लोग लघु बोल सकते हैं, लघु वृत्तखंड। कोई सोच रहा ना कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वही लघु दीर्घ, नहीं, गलत बात है। ये क्या है? ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, और इसको बोल सकते हैं कि ये जो है दीर्घ है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ वृत्तखंड, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम पहला नंबर जो चलते हैं वो चलते हैं लघु के लिए। किसके लिए? लघु। लघु, ये लघु ठीक लिखा हुआ, लघु वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि बोलेगा तो आपको तो बोलना है कि थीटा बटा 360 तो रहेगा और पाई आर स्क्वायर भी रहेगा, और माइनस कर देना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लग रहा होगा सर कहाँ से आपको याद है, तब तो लिख रहे हैं ना। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हमें याद है, मैं लिख रहा हूं। इसको 2-3 तरीका से बता सकते हैं। यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि यहां से यहां दे लेते हैं, यहां से समझिएगा, यहां से यदि इसको लिया जाए, यहां से इसको लिया जाए, तो समझिएगा इसको हटा देते हैं और समझिए यहां पे ये पूरा वृत्त में से, कहने के मतलब कि ये पूरा वृत्त में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, तिरंगल का बच जाएगा, जिसको लघु वृत्तखंड का हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कई प्रकार के त्रिभुज होता है, अब किसको घटाएंगे? समबाहु के घटाएंगे कि समद्विबाहु को घटाएंगे कि समद्विबाहु समकोण को घटाएंगे कि समकोण त्रिभुज को घटाएंगे, किसको घटाएंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना होगा कि यदि थीटा आपको 60 डिग्री देता है तो समबाहु त्रिभुज को घटा दीजिए, यदि थीटा आपको 90 डिग्री देता है तो आपको समकोण त्रिभुज को घटाना होगा। यहाँ पे कहने का मतलब कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको करना होगा, लेकिन ये सब करने से झमेला हो जाएगा क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ओवर, क्योंकि ये तो समझिएगा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो यादें हैं, खाली -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर देना। अब थीटा 90 देगा तो साइन 90 का मान रखना, 60 देगा तो 60 के रखना है, और रख के हम लोग क्या कर लेंगे? मान निकालेंगे। यानी थीटा बटा 360 तो आपको याद ही करना है क्योंकि त्रिज्यखंड का। लेकिन दूसरा बात जब चलते हैं तो इसमें चलता है लघु नहीं दीर्घ चलेगा। तो क्या चलेगा? दीर्घ आवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम लोग हूबहू यही रखेंगे, खाली 360 में से घटा देंगे थीटा, 360 में से थीटा घटा देंगे और बटा 360 कर देंगे, 360 माइनस थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर कर देंगे। कहने के मतलब बाकी 1/2 रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा साइन थीटा। समझदारी लेवल आपको होना चाहिए। हम क्या बोले कि खाली यही फार्मूला है, 360 माइनस थीटा कर देना। क्यों करेंगे 360 माइनस थीटा? क्यों करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं बाबू कि 90 डिग्री है, या मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60। तो ई वाला जो है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड ई वाला है, तो दीर्घ है तो 360 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से 60 घटाना पड़ेगा, तब तो इसके लिए कोण बनेगा ना, इसके लिए कोण बनेगा। तो यही करें 360 माइनस थीटा, यानी यहाँ 60 रहे 45 रहे जो भी रहे, यहाँ ई वाला घट जाएगा, वो दीर्घ के लिए आपका फार्मूला आ जाएगा। तो याद हो गया होगा कि त्रिज्यखंड। तो एक चीज़ हम क्या करते हैं, आप समझिएगा, इसको हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं और समझिए, यदि आपको 2-3 फार्मूला मात्र याद करना है। पहला याद जो करना है, समझिएगा, थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चलेगा त्रिज्यखंड के लिए, किसके लिए? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ये लघु दीर्घ दोनों के लिए, लघु और दीर्घ दोनों के लिए। हाँ, एक चलेगा वृत्त के लिए, वृत्तखंड के लिए यहाँ पे। तो इसमें यही चीज़ रखना है कि थीटा बटा 360 तो रहेगा, अब पाई आर स्क्वायर भी रहेगा, है ना। लेकिन क्या कर देना है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है ना, ये जो है आपका लघु के लिए है, लघु वृत्तखंड और वृत्तखंड। और यहाँ पे अगर 360 में से आप थीटा को घटा के 360 कर सकते हैं, यही वाला। अब यहाँ पे वही रहेगा, और पाई आर स्क्वायर तो रहेगा -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
यानी हूबहू 360 खाली कर देना। अब लास्ट हम बता रहे हैं एक चाप कर्ण जो होता है, चाप की लंबाई आपको ध्यान रखना है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला ध्यान दीजिए क्योंकि ये पूछेगा 10th में, खूब जबरदस्त पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से इसको देख लीजिए, यही वाला जो है ना, इसको चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाप। और इसको चाप की लंबाई बोल सकते हैं, चाप, चाप की लंबाई। और जो फार्मूला होता है चाप की लंबाई, इसका होगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। क्योंकि ध्यान दीजिए थीटा बटा 360 थीटा का काम है, तो याद रखना यही थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्योंकि परिधि, ये तो परिधीय न है रे, यहाँ पे परिधीय के ना काटा गया है, क्योंकि ई परिधि है, ई परिधि, ई परिधि, सब परिधि मिल जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? चाप बोल सकते हैं कि सब चापे है। ठीक है, तो यही चाप यानी परिधि, तो परिधि 2 पाई आर होता है। बस देखना थीटा के लिए तो सब में चलना है थीटा बटा 360 2 पाई आर, यानी चाप की लिख लीजिए, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है थीटा बटा 360 और पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। ये आपका क्या हो गया कि यहाँ से आपको 12.2 करने का मतलब, जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है तो 12.2 संपूर्ण यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यही एक क्या है? लॉजिक है, जो इसी पर पूरा आधारित क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।